घरामध्ये येऊन मारीन तुला बापाला। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज का बिंदास बोल कुछ खास है। छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में कैसे गालीबाज, मराठा द्रोही और भगवान हनुमान जी का अपमान करने वाले मंत्री भी कैसा नंगा नाच कर रहे हैं और उनको गिरफ्तार करो, सत्तार को गिरफ्तार करो, इस नारे के साथ आज का बिंदास बोल मैं आपके सामने लेकर आया हूं। मित्रों, हमने तमाम कार्यक्रम किए, देश के कितने नेताओं को दिखाया, लेकिन आज तक हमने ऐसा गंदा आदमी नहीं दिखाया जो अब्दुल सत्तार के नाम से महाराष्ट्र के मंत्री के रूप में आपको दिखाना पड़ रहा है। इस आदमी की गंदगी की इतनी ज्यादा बदबू है कि मैं शायद आपको पूरा एक शो के द्वारा नहीं बता सकता, लेकिन उद्धव ठाकरे जी, महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री, आपके मंत्रिमंडल का यह गंदा आदमी एक मराठा युवक के घर में घुसकर मारने की बात करता है, हनुमान जी के मंदिर में जाता है, उसके दर्शन तो नहीं लेता, लेकिन उस मंदिर में उसको प्रश्न पूछने वाले, एक लोकतांत्रिक अधिकारों की अभिव्यक्ति करने वाले युवा को वो जान से मारने से लेकर क्या क्या गालियां देता है। मैं तो पूरे वीडियो में इतने ज्यादा बीप है कि समझ नहीं आ रहा है कि आदमी गालियां दे रहा है या बोल रहा है। और इसलिए मित्रों, आज महाराष्ट्र सरकार को, देश की मुख्य सरकार को और देश की जनता को भी पता चलना चाहिए कि इस देश के गालीबाज मंत्री के साथ महाराष्ट्र सरकार क्या करती है। मैं आज उस युवक को भी आपके सामने लेकर आया हूं जिस युवक को एक प्रश्न पूछने की सजा मिली है। उसकी जान को खतरा है, सत्तार के गुंडे उसके साथ क्या करेंगे पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाकर हमारे साथ आया है। हमारा उसको वचन है कि उसकी सुरक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है। उसके साथ, हमारे साथ और भी गेस्ट पैनल है, हम चर्चा करेंगे, दिखाएंगे इसके वीडियो, लेकिन उसके पहले विस्तार से मुद्दे को देखिए। घरामध्ये येऊन मारीन तुला बापाला तिथून काय मारू? महाराष्ट्र का गालीबाज मंत्री किसानों को दे रहा है खुलेआम गाली। किसानों ने पूछा सवाल तो बदले में मंत्री अब्दुल सत्तार ने दी किसानों को गाली। गाली खाने वाले किसानों ने दर्ज कराई गालीबाज मंत्री के खिलाफ एफआईआर। दाखिल की मैंने अब्दुल सत्तार के खिलाफ। सर जी हाँ, महाराष्ट्र के गालीबाज राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार ने एक बार फिर अपने ही चुनावी क्षेत्र में मराठा आरक्षण और किसानों के कर्ज को लेकर सवाल पूछने पर किसान के बेटे को गालियां दी। सिर्फ किसान के बेटे को ही नहीं, उनके माँ बाप को भी गंदी गंदी, भद्दी भद्दी गालियां देने से बाज नहीं आया अब्दुल सत्तार। सुर्खियों में बने रहने के लिए ये गालिब अब्दुल सत्तार बार बार इस तरह की हरकतें करता है और हिंदुओं को अपमानजनक शब्दों में गालियां देता है। 3 साल पहले अब्दुल सत्तार ने अपने विधानसभा क्षेत्र में सिल्लोड में ही एक किसान को इसी तरह से गालियां दी थी, जिसमें हिंदुओं के आराध्य देव हनुमान जी का नाम लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर सभी हिंदू संगठनों के साथ साथ शिवसेना ने भी जोरदार विरोध किया था, क्योंकि तब अब्दुल सत्तार कांग्रेस का विधायक था और शिवसेना में मंत्री बनने के बाद पिछले 2 महीने पहले इसी मंत्री अब्दुल सत्तार को महाराष्ट्र के धुलिया में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र जब सत्तार से मिलने पहुंचे तो अब्दुल सत्तार के इशारे पर पुलिस ने सत्तार की उपस्थिति में ही छात्रों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया, जिसको लेकर पूरे महाराष्ट्र में एबीवीपी के छात्रों ने मंत्री सत्तार का जोरदार विरोध किया। फिर भी ये गालीबाज मंत्री बाज नहीं आया और एक बार फिर सिल्लोड तहसील के टाकली गांव में एक किसान के बेटे को सवाल पूछने पर गंदी गंदी गालियां देने लगा। ऐसे में सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे आखिर गालीबाज मंत्री को क्यों बचा रहे हैं? क्यों गालीबाज मंत्री के पक्ष में खड़ी है शिवसेना? क्या ऐसे गालीबाज मंत्री की सरकार में जगह होनी चाहिए? आप भी अपनी राय दे सकते हैं बिंदास बोल में बेखौफ। पैसे घेऊन पळून जातात। त्याला कधी राजकारण त्याच्या बापाने पाहिलं तर का? तो चलिए अभी हम हमारे पास साथ जो गेस्ट है उनके पास चलते, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ अतुल भाटकळकर जी है जो
भारतीय जनता पार्टी के नेता है, हमारे साथ जुड़े हैं विधायक है। आपका स्वागत है अतुल जी। हमारे साथ अरुण महाराज जी हैं जो कि हरिभक्त परायण हैं और लोगों के न्याय अधिकारों के लिए लड़ते भी हैं, भगवान की भक्ति भी करते हैं। हमारे साथ युवक है जो प्रत्यक्ष इसका पीड़ित है, भगवान जीवरख, जिसने साहस करके अपनी बात को लोगों के सामने रखा है। और हमारे साथ महेश शंकर जी थोड़े देर में जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले इस पैनल से चर्चा करूं उसके पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूं जो भगवान हनुमान जी के मंदिर में घुसकर इस गालीबाज मंत्री ने क्या कहा, देखिए। घरामध्ये येऊन मारीन तुला इथं समजा का तुम्ही तुझ्या बापाला तिथून काय पाठवलं, तुला तुझ्या बापाच्या घरामधून ओढून मारल त्याला, तू काय आहे का? तू काय प्रमाणिकपणे वागल झाला, काय प्रमाणिक बोलला रे तू, लागू विषय तुझ्या बापा सोडणार, तुला घरामध्ये येऊन मारीन तुला इथं समजा का तुम्ही तुझ्या बापाला तिथून काय पाठवलं, तुला तुझ्या बापाच्या घरामधून ओढून मारल त्याला, तू काय आहे का? तू काय प्रमाणिकपणे वागल झाला, काय प्रमाणिक बोलला रे तू, लागू विषय तुझ्या बापा सोडणार, तुला घरा। तो ये है पूरा वीडियो, ये तो कुछ ही हिस्सा मैंने आपको दिखाया है। इसका ये तमाशा और मंदिर में नंगा नाच तो लंबा वीडियो है, लेकिन मराठी का ये वीडियो आपको इतना समझने के लिए काफी है, जिस पर हमने टाइटल भी किया था और जहां जहां बीप चल रही थी वहां ये गालियां दे रहा था। अतुल भातकर जी के पास चलता हूं, पूरे गेस्ट पैनल से चर्चा शुरू करते हैं। मैं आपको और वीडियो भी दिखाऊंगा, इसके कारनामे भी बताऊंगा, लेकिन अतुल भातकर जी भाजपा के वरिष्ठ नेता है। अतुल जी, ये महाराष्ट्र की संस्कृति तो कतई नहीं है, ये अफजल खान की औलाद है, महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में क्या कर रही है? महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में ये जो गुंडागर्दी करने वाला मंत्री है वो शिवसेना ने मतों के लिए और विशेषतः मुस्लिम मतों के लिए ऐसे आदमी को पार्टी में लिया, टिकट दिया और मंत्री बनाया। और मैं आपको बोलता हूं कि अब्दुल सत्तार ये हमेशा याद रखे कि जिस जिला से वो चुन के आते हैं उसी जिला में संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र है। ये उन्होंने कभी महाराष्ट्र का इतिहास भूलना नहीं चाहिए। ये चेतावनी में आज आपके माध्यम से अब्दुल सत्तार जी को देना चाहता हूं। जो विधानसभा का सत्र आएगा वो सत्र में हम तो अब्दुल सत्तार को ना प्रवेश करने देंगे, प्रवेश करेगा सदन के अंदर तो बोलने का मौका नहीं देंगे। इस प्रकार का काम ये सदन हम आने वाले सदन में, सत्र के सदन में हम भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। ये पहली बार नहीं है। 1 महीना पहले यही अब्दुल सत्तार थे, धुलिया गए थे। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, बहुत सारे विद्यार्थी उनके पास निवेदन लेके गए और निवेदन क्या था? निवेदन ये था कि स्कूल चालू नहीं, कॉलेज चालू नहीं, फिर भी हमारे से हजारों रुपया फी ले रहे। ये निवेदन देने के बाद अब्दुल सत्तार ने उनके साथ जो सिक्योरिटी करके पुलिस थे उनको बोला ये एबीवीपी के लोग हैं, ये आरएसएस के लोग हैं, ये बीजेपी से संबंधित लोग हैं, इनको पीट कर मारो, इस प्रकार की बात की। और उनको उसके जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के पीछे, क्योंकि वो आरएसएस के थे, इसके लिए उनको जमकर पीटने का प्रयास अब्दुल सत्तार के सिक्योरिटी गार्ड ने किया। ये भी महाराष्ट्र की जनता भूली नहीं है। और आज दूसरे एक विधायक ने राष्ट्रवादी कांग्रेस से जो शिवसेना में गया है, वो विधायक ने कोकण के अंदर खुद के गांव के मंदिर में जाकर इसी प्रकार से गाली गलौज किया है और हिंदुत्व का अपमान किया है। और इसके लिए अब्दुल सत्तार के ऊपर सिर्फ एफआईआर किया है। एफआईआर से बात चलेगी नहीं, तो अब्दुल सत्तार को अरेस्ट करने की परमिशन राज्य के मुख्यमंत्री ने तुरंत देनी चाहिए और अब्दुल सत्तार को अरेस्ट करने की मांग भारतीय जनता पार्टी कर रही है।
जो वीडियो का आप जिक्र कर रहे, जिस घटना का आप जिक्र कर रहे, धुलिया में विद्यार्थियों के ऊपर सुल्तानी तरीके से सरकार का या अत्याचार का वीडियो दिखाता हूं, जो वहां पर भी सत्तार की सत्ता की धमक दिखाने के लिए उसने विद्यार्थियों पर चलाया था। देखिए धुलिया महाराष्ट्र का यह वीडियो। ये वीडियो का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आप देखिए कि सिविल ड्रेस वाला व्यक्ति विद्यार्थियों को मारा है। क्या ये 70 का गुंडा है? हरे कपड़े में है, हरा शर्ट है, ये कौन है? क्या 70 अपने गुंडों को लेकर साथ में चलता है? देखिए इस तरीके से मारा जाता है स्टूडेंट को। चलिए मैं हमारे साथ जो पीड़ित है उनके पास जाऊंगा, उनसे बात करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है, जानना चाहता हूं। शुरुआत करते हैं। हाँ बताइए, आपके साथ घटना कैसे शुरू हुई और क्या हुआ? मैं आपको टाइम दे रहा हूं, लगातार बोलिए। नमस्कार सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, वो विठल रुक्माई के मंदिर में सभा चल रही थी, हमारे आराध्य दैवत। हाँ तो वहाँ उनके सभा में मैंने पूछा, सभा होने के बाद मैंने पूछा, सर आप शिवसेना में है, सत्ता में है, हाँ तो मराठा आरक्षण के विषय में अब जो स्थगिति लगी है उसके ऊपर आपका क्या एक्शन है, आपकी क्या राय है? और जो अभी आप इधर फोटो भेज रहे हो व्हाट्सएप पे, मैं शिखल में गया, इधर गया, तो किसाने के ऊपर जो अभी बारिश हुई है, जो हमारे क्षेत्र में पंचनामा नहीं हुआ, उसके ऊपर आप क्या कर रहे? ये मैंने पूछा उनसे। तो उसके 2 आदमी मेरे पीछे थे, उन्होंने, मैंने पूछा, मैं प्रामाणिक हिसाब से आपसे पूछ रहा सर, तो मेरे को पीछे खींच लिया और मेरे को ऐसी गाली दी सर, मैं वो सुना भी नहीं सकता। इतनी गंदी गाली दी, मेरी माता जी को, मेरे पिताजी को घर में घुस के मारूंगा, ऐसा मेरे को बोला। आपका तो आपने जो अभी तक बताया उसमें तो कुछ भी गैर कानूनी नहीं है, ये तो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। हाँ सर, ये तो मेरा अधिकार है। तो ये भगवान के मंदिर में हुआ, जो भी हुआ? हमारे आराध्य दैवत विठल रुक्माई मंदिर, हमारे महाराष्ट्र के आराध्य दैवत है विठल रुक्माई मंदिर। तो विठल रुक्माई के मंदिर में हुआ ये सब। क्या इसने वहां दर्शन लिया था जब मंदिर में आया था? बिल्कुल भी नहीं सर। वो मंदिर के पीछे कुर्सी डाल के, मंदिर के आगे कुर्सी डाल के बैठे थे मंदिर में। मैं अरुण महाराज हमारे साथ है, हरिभक्त परायण है। महाराष्ट्र में हरिभक्त परायण मूवमेंट बहुत बड़ी है, पांडुरंग के भक्त है। हजारों लाखों लोग पैदल जाते हैं सैकड़ों किलोमीटर। अरुण महाराज जी, मुझे यह बताइए कि आखिर एक गुंडा मंत्री पांडुरंग के, विठल भगवान के मंदिर में जाता है, दर्शन नहीं करता है, अपना धर्म का बहाना बताता है, लेकिन वहां की आध्यात्मिक पूजा करना तो दूर, लेकिन गाली देते समय यह भूल जाता है कि वो भगवान के मंदिर में है। कैसे शांत है महाराष्ट्र के सारे वारकरी? क्यों इसके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है? महाराज जी। रामकृष्ण हरि, पूरे देश को हम बताना चाहते हैं कि हमारा पांडुरंग, हमारा श्री विठल रुक्मिणी के ऊपर इतना दृढ़ विश्वास है, हमारी जान भी चली जाए तो हम पीछे नहीं हटते। और ये इन्होंने जो गालियां दी है उस मंदिर में, इसके वजह से पूरा वारकरी संप्रदाय की भावना एकदम तीव्र है और संताप है सबके मनों में, सबके दिल में। और राष्ट्रीय वारकरी परिषद इसका विरोध भी कर रही है, हर तरह कर रहे हैं। लेकिन ये कि हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि हम स्वर्गीय बाबा साहब को, जिस पार्टी को बिल्कुल हिंदू हृदय सम्राट
सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के बेटे मुख्यमंत्री होते हुए यह स्थिति है, तो सोचिए कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। इसका उत्तर किसी के पास है या नहीं है? अगर नहीं है तो फिर सच है कि वहां जो गाड़ा गया है औरंगजेब, उसका भूत इस सत्तार में घुसा हुआ है। लेकिन भूतों को उतारना तो महाराज जानता है। बड़े बड़े आक्रांताओं के भूत उतारे हैं, लेकिन सत्तार का भूत क्यों नहीं उतारा है अतुल जी? नहीं, ये सत्तार का भूत जो है आने वाले दिन में हम उतारेंगे। उधर के महानगर पालिका का चुनाव भी है, और जो शिवसेना दिन रात हिंदुत्व की बात करती थी, वो शिवसेना ने मुस्लिम वोट के लिए हिंदुत्व तो छोड़ दिया, सावरकर जी को भी छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, सिर्फ एक सत्ता के लिए। तो आने वाले दिन में पूरी संभाजीनगर की जनता और पूरे महाराष्ट्र की जनता, ये अब्दुल सत्तार का जो भूत है, इनके ऊपर जो सत्ता का भूत सवार हुआ है, अहंकार का जो भूत सवार हुआ है, वो आने वाले दिन में महाराष्ट्र की और संभाजीनगर की जनता उतार कर रहेगी। ये आपको मैं दावे के साथ कहता हूं। बिल्कुल आपने सही कहा, और इसलिए इसका भूत उतारना होगा। इसके भूत ने बहुत नंगा नाच किया है। कितना किया है, मैं आपको और भी कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूं कि उन वीडियो में यह क्या करता है, कैसे खेत में घुसता है और किसानों के साथ इसने क्या किया है। आपको जानना चाहिए, क्योंकि इसका इस नंगा नाच ने वहां के लोगों के मन में दहशत उत्पन्न की है, और उस दहशत का परिणाम है कि इसके विरुद्ध कोई बोलने को तैयार नहीं। स्वाभाविकता इसको इसकी आदत लग गई, और इसको लगता है कि अब जब कोई मेरे खिलाफ बोलने को तैयार है ही नहीं, तब एक युवक कैसे उठता है, कैसे मुझे प्रश्न पूछता है, कैसे मराठा आरक्षण के बारे में सवाल पूछता है, और आखिर इसकी यह हिम्मत कैसे होती है। और इसका प्रश्न पूछने का उसको उत्तर भी गालियों के रूप में मिलता है। मैं वो वीडियो दिखाता हूं जो किसानों के साथ, जहां पर महिलाएं भी है, क्या करता है ये सत्तार। देखिए। तुम्हारी सालों काम करो, पैसे लिए तुम्हारी माँ को डालने के लिए थे क्या? निकल बाहर से, जल्दी निकल बाहर, एक मिनट, निकल जल्दी बाहर से, 5 मिनट के अंदर बाहर निकल जाने को ना, जल्दी निकाल पुलिस वाले को, निकल बाहर में, हटा दिया, बुखा रहे चिनाल को, साले गोली खाते हैं तुम्हारी माँ की, हनुमान तुम्हारी माँ को, साले कुत्ते के बच्चों, चले डॉक्टर ले, डॉक्टर लो, छोबरे के कुत्ते की औलाद, साले हरामखोर, अरे तेरी बहन को तेरी साले, यानी तेरे गांव में, तेरे घर में साले पैसे दिया, कुत्ते की औलाद, इतने बड़े इकट्ठे करके तुम्हारी माँ की बुलाने क्या? तुम्हारी माँ की तुम्हारी सालों काम करो, पैसे लिए तुम्हारी माँ को डालने के लिए थे क्या? निकल बाहर से, जल्दी निकल बाहर, एक मिनट, निकल जल्दी बाहर से, 5 मिनट के अंदर बाहर निकल जाने को ना, जल्दी निकाल पुलिस वाले को, निकल बाहर में, हटा दिया, बुखा रहे चिनाल को, साले गोली खाते हैं तुम्हारी माँ की, तुम्हारी हनुमान तुम्हारी माँ को, साले कुत्ते के बच्चों, चले डॉक्टर ले, डॉक्टर लो, छोबरे के कुत्ते की औलाद, साले हरामखोर, अरे तेरी बहन को तेरी साले, यानी तेरे गांव में, तेरे घर में साले पैसे दिया, कुत्ते की औलाद, इतने बड़े इकट्ठे। अखिल छत्रपति के महाराष्ट्र में एक ऐसे अब्दुल सत्तार नाम के कीड़े की इतनी बड़ी औकात कैसी हो गई कि वो मां बहन की गाली दे रहा है, और फिर भी महाराष्ट्र शांत है। मैंने तो ऐसा महाराष्ट्र कभी नहीं देखा था। आखिर क्या मजबूरी है? केवल गाली पर नहीं रुका है, किसानों के साथ ये क्या करता है, देखिए इसकी गुंडागर्दी का ये वीडियो। ये इसकी मारपीट है, देखिए देखिए कितना मारा जा रहा है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो आपको बहुत देखना है। इस सत्तार के सत्ता के मस्ती को उतारना है।
मैं अरुण महाराज जी के पास चलता हूं। महाराज जी, मेरा फिर प्रश्न यह है कि वारकरी तो डाउ जैसी बड़ी कंपनी को रोकने के लिए जेल तक जाते हैं, ऐसे सत्ता के मस्ती को रोकने के लिए, खास करके जिस राज्य में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करते हो उस राज्य में आखिर वारकरी क्यों नहीं उठ रहे हैं? नहीं, वैसे नहीं है। हमारे वारकरी संप्रदाय के सभी लोग वारकरी संप्रदाय की तीव्र प्रतिक्रिया है, लेकिन हुआ है ऐसा है कि अभी ये कोरोना की वजह से और वो जो उनका जो एरिया है, उनका जो भाग है, वो उनका जो एरिया आता है उसमें उनकी दहशत है, ऐसा मुझे लगता है। इसकी वजह से वहां से कोई महाराज लोग प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहे और वहां से कोई उनके विरोध खड़ा होने के लिए यही नहीं कर रहा है, आवाज ही नहीं उठा रहा है। और मैं तो ये पूरे जितने राजनेता है उनसे भी एक चैलेंज करता हूँ कि उन्होंने आके अपने मंदिर में भगवान के सामने इतनी गंदी गालियां दी है, कोई राजनेता किसी मस्जिद या चर्च में ऐसा जाके गालियां दे सकता है क्या? ये मेरा प्रश्न है सभी को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें ये इसका हमेशा का नाटक है, ड्रामा है, नंगा नाच है। लोगों को लगता है कि आदत सी हो गई है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में सुदर्शन ने बीड़ा उठाया कि इस गालीबाज को जेल के अंदर डालेंगे, और इसलिए आपके सामने इसका वीडियो लेकर आ रहे, सबूतों के साथ लेकर आ रहे। यह घटना इतने दिन बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं अतुल जी के पास जाता हूं। अतुल जी, जिस महाराष्ट्र में मराठों के आंदोलन के लिए लाखों लोग सड़क पर आ रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते हैं, इसकी हम तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं मराठा आंदोलन की, लेकिन एक मराठा युवक को मराठा आरक्षण पर प्रश्न पूछने पर इतना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ, तो महाराष्ट्र का मराठा आखिर उस सत्तार के इस मस्ती के विरुद्ध क्यों नहीं बोल रहा है? नहीं, महाराष्ट्र के लोग तो बोल रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में हाल में एक फैसिस्ट राजवट चल रही है। जैसे मैंने कहा कि एक दूसरा विधायक ने आज मंदिर में गाली दिया, किसी को मारा। 2 महीने पहले एक मंत्री ने अपने सिक्योरिटी गार्ड को साथ में लेकर एक हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं को बंगले के ऊपर मारा। इस प्रकार की एक के पीछे एक घटना है, और पूरी पुलिस भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं के ऊपर एक के पीछे एक केसेस लगा रही है। पालघर केस में भी 29 आरोपी, चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ, इसके लिए उनको बेल मिला। 2-2 साधुओं की लोग हत्या करते हैं पुलिस के सामने, फिर भी पुलिस के ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई जब तक आंदोलन होता नहीं तब तक होती है, क्योंकि ये मिली जुली, ये बनावट और राष्ट्र विरोधी काम करने वाली इस प्रकार की ये सरकार है। मैं आपको कहना चाहता हूं। बिल्कुल। मैं भगवान जीरक, हाँ अतुल जी, मैं आता हूं आपके पास। मैं भगवान जीरक के पास चलता हूं। भगवान जीरक, क्या उसकी यह हरकतें वहां के लोगों को कॉमन सामान्य बात लगती है या मजबूरी है, कुछ कर नहीं सकते? नहीं सर, हमारे इधर के लोग तो बहुत ही कर रहे हैं। तो वो क्या करता है, एक ने किया तो उसको मेहमान को इसको उसको दबा के किसी ने आवाज उठाया तो सब एकदम गुंडागर्दी तरीके का माहौल बना दिया उन्होंने इधर का। किसने कभी कोई आवाज उठाने की कोशिश की तो सब तरफ से उसको दबाते, किसके ऊपर कुछ केस डाल देते, किसके ऊपर कुछ डाल देते। मेरा भी उस दिन 2 आदमी ने उन्होंने पहले मुझे पीछे खींच लिया, मेरा आवाज भी उधर दबा लिया, मेरा आवाज तक उन्होंने आने नहीं दिया। मतलब आपके साथ फिजिकल हाथापाई हुई है, शारीरिक आपके साथ हाथापाई की गई है? मैं सवाल पूछने के बाद उनके 2 आदमी आए, मेरा आवाज मैं बोल रहा था, मैं प्रामाणिक रूप से बोल रहा तो बोल रहा हूँ, वैसा बोला भी था उनको। तो उन्होंने, मैं प्रामाणिक रूप से बोल रहा, आपको मराठा आरक्षण के विषय में बोल रहा, किसानों के बारे में बोल रहा, मैं कुछ ये नहीं बोल रहा। तो उन्होंने मेरे को पीछे खींच लिया और मेरा मुंह दबा लिया। बोलिए, क्या हो रहा है? अतुल जी, आप मुख्य विपक्ष है महाराष्ट्र के, सत्ता में कितनी भी मस्ती आ जाए, कितना भी खुमार आ जाए, सत्ता कितनी भी मदमस्त हो जाए, लेकिन विपक्ष के तौर पर तो इस मुद्दे को महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण और अस्मिता का मुद्दा खास करके तब बनाना ज्यादा जरूरी है जब एक युवक के साथ औरंगजेब का वंशज इस प्रकार की गंदी हरकत करता हो। बिल्कुल सही है, ये मुद्दा हमने महाराष्ट्र में बनाया है
कल हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। वो बैठक के राजनीतिक ठहराव में भी इस बात का हमने जिक्र किया है। आने वाले सदन में हम यह आवाज जरूर उठाएंगे। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि कोरोना होने के कारण आपको तो पता है पूरे देश में कोरोना कम हो रहा है, लेकिन बढ़ने का काम सिर्फ महाराष्ट्र में हो रहा है। कोरोना कैपिटल हो गई है महाराष्ट्र आज देश की। सबसे ज्यादा मृत्यु दर कोरोना का ये महाराष्ट्र में है और इसके लिए महाराष्ट्र में हमको आंदोलन करने के लिए भी पाबंदी है। एपिडेमिक एक्ट के तहत, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हमारे ऊपर केसेस डाले जाते हैं। बिजली के दाम बढ़ाए, एजुकेशन की फीस के लिए कुछ इन्होंने किया नहीं, 1 रुपए का पैकेज दिया नहीं। मंत्री खुलेआम मारामारी कर रहे, लोगों को गाली गलौज कर रहे और इसके लिए कल ही हमने हमारे प्रदेश कार्य समिति में ये इसका ऐलान किया है कि अभी कोरोना होने के बावजूद भी हम 12 तारीख के बाद महाराष्ट्र में एक व्यापक जन आंदोलन, ये भ्रष्ट और जातीय इस प्रकार के सरकार के खिलाफ और अब्दुल सत्तार जैसे अहंकारी और उर्मट इस प्रकार के जो मंत्री है उनके खिलाफ आने वाले दिन में हम छेड़ेंगे। है लेकिन महाराष्ट्र में कोरोना का जितना प्रकोप है उससे ज्यादा सत्तार, अब्दुल सत्तार नाम के वायरस का प्रकोप है। कोरोना तो व्यक्ति के कमजोरी को मारता है, कमजोर शरीर को मारता है, लेकिन महाराष्ट्र कैसे भूल रहा है कि ऐसा जहादी मंत्री जैसा वायरस अगर महाराष्ट्र में रहेगा तो फिर वहां महाराष्ट्र की कमजोरी ही इसके जीवित रहने, इसके बचने और इसके परिणाम करने की सबसे बड़ी वजह है, कारण है। और इसलिए महाराष्ट्र कब प्रतिक्रिया करेगा, इस वायरस का कब उपयोग करेगा, उपाय करेगा, यह भी देखना जरूरी है। अरुण महाराज जी हमारे साथ है। महाराज जी, बड़े बड़े वायरस का उपाय करने का अनुभव है महाराष्ट्र के पास और महाराष्ट्र का संत भी सैनिक होता है, तो इसको ये कब दिखाएंगे? नहीं जी हाँ, आप जो बोल रहे हैं सही है, क्योंकि जब मुगल शासन था उस टाइम पे हिंदू धर्म का भगवा ध्वज औरंगजेब के काल में भी पंढरपुर जाता ही था। बिल्कुल, उससे कोई रोक नहीं सकता था और ये तो ये मंत्री भी नहीं रोक सकेंगे, क्योंकि पूरा जो वारकरी संप्रदाय है ये त्याग के लिए जाना जाता है। इनको कुछ नहीं चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज स्वयं नजराना लेके आए थे, तो उनका नजराना अभी तुकाराम महाराज ने नहीं लिया था। इस परंपरा से हम है, हम खाली धर्म के साथ है और हम धर्म की निष्ठा और धर्म निष्ठा ही लोगों को सिखाएंगे। ऐसी सत्ता और ऐसा जो पद और ऐसा जो गुरूर है, हम इसका विरोध करेंगे और पूरे महाराष्ट्र में करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हम जानते हैं और इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि जिस प्रकार की महाराष्ट्र की परंपरा है वहां इस प्रकार का व्यवहार देखकर मैं अचंभित हूं। हमारे साथ भगवान जीरक है जो पीड़ित है, मैं उनके पास दोबारा जाना चाहूंगा। मैं जानना चाहूंगा आप लोग आगे क्या करेंगे, आपकी क्या योजना है? सर, हम सकल मराठा समाज, हमारा पूरे मराठा समाज, पूरे हमारे जो नेता है उनके सबके मेरे से कांटेक्ट हुई है। हमने अभी उनके खिलाफ वडोद बाजार पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दाखिल कर दी है। आगे अब पुलिस कभी एफआईआर दर्ज नहीं की तो हम उनके खिलाफ राज्यपाल के पास हम दाखिल कर सकते हैं। भगवान, और हमारा सकल मराठा समाज है, उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। आगे आंदोलन उन्होंने कभी केस दाखिल नहीं किए तो हम उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। उनके खिलाफ एक्शन लेना जरूरी है। ये कभी अभी इसमें कभी इसकी अब दहशत हो चुकी है सब तरफ, इसकी दहशत कभी रुकी नहीं, तो ये बहुत बेकार हो सकता है मराठा समाज को। और सब इसमें कुछ भी राजकारण नहीं है। मैं किसी पक्ष का नहीं, किसी का नहीं, मैं एक मराठा कार्यकर्ता होके बोल रहा। मेरे मराठा समाज के लिए मेरे को न्याय चाहिए, मेरे मराठा समाज के लिए मेरे को न्याय चाहिए। बिल्कुल, और ये तो आपके लोकतांत्रिक अधिकार है, ये न्याय आपको मिलना चाहिए। मैं आपको वचन देता हूं कि आपके साथ न्याय होने तक सुदर्शन पूरे दमखम के साथ अपने शैली में खड़ा रहेगा। आप चिंता मत करिए, आप पीछे मत हटना किसी भी राजनीतिक दबाव में, क्योंकि ये अस्मिता का प्रश्न है और अस्मिता के लिए सर से धड़ से शरीर, धड़ से सर अलग करने की परंपरा रखने वाले, स्वाभिमान के लिए मर मिटने की बात करने वाले महाराष्ट्र के आप एक युवा हो। पीछे मत हटना, हम आपके साथ हैं। हम जानते हैं आपको कहीं जाना है। आपका धन्यवाद। मैं अतुल जी के पास चलता हूं।
अतुल जी, आखिर ये सब देखने के बाद जब मैंने प्रोमो ट्वीट किया, कल पोस्टर ट्वीट किया, तो मुझे कई लोगों के मैसेजेस आए। उन्होंने कहा कि हमने तो महाराष्ट्र के वीरों को अटक से कटक तक अपने पराक्रमों को करते हुए दिखाया है। ये तमाम जो सुल्तानी आक्रमण थे, उन सबका पराजय न केवल महाराष्ट्र में बल्कि महाराष्ट्र के वीरों ने हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में जाकर भी किया। ऐसे में उन सुल्तानों की औलाद को आखिर महाराष्ट्र आज 2020 में क्यों नहीं रोक पा रहा है? ऐसी क्या मजबूरी है? इसका उत्तर देना होगा। अतुल जी, इसलिए मैंने शुरुआत में ही आपको याद करके दिया कि जिस संभाजीनगर में ये घटना हुई है, हाँ। उसी संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र करने का काम किसी ने किया होगा तो वो महाराष्ट्र के और इस देश के तमाम हिंदू लोगों ने किया है। ये कभी भी अब्दुल सत्तार ने भूलना नहीं चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि कोरोना के कहर के कारण हम कोई आंदोलन नहीं कर सकते थे, लोगों को घर में बैठने के बिना कोई चारा नहीं था, लेकिन लोगों के ऊपर जो अन्याय ये महाविकास आघाड़ी सरकार कर रही है, जिसको मैं एक सर्कस की सरकार कहता हूं, जिसके गृह मंत्री को मैं एक जोकर के नाते कहलाता हूं, इस प्रकार के ये सभी ये भ्रष्ट और एरोगेंट इस प्रकार के जो मंत्री है, इनको आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी अपने स्टाइल में सबक सिखाएगी। ये भी मैं आपको कहने की चाहता हूं और आपके माध्यम से उस मराठा युवक को यह भी कहना चाहता हूं कि उसके साथ महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरे ताकत से खड़ा रहेगा। उसको जो भी मदद चाहिए ये लड़ाई में, संघर्ष में, वो तो मदद मिलेगी और उसके कंधे से कंधा मिलाकर ये संघर्ष हम करेंगे, ये भी वचन में देना चाहता हूं। बिल्कुल, और आवश्यक है। यह मुद्दा राजनीतिक नहीं, महाराष्ट्र की अस्मिता का है। यह मुद्दा पार्टी का नहीं, सत्य का है, और सत्य के साथ खड़े होने वालों को ही जनता साथ देगी। आपको दर्शकों में बड़ी चौंकाने वाली बात दिखाने जा रहा हूं। आप जानते हैं महाराष्ट्र में जिनको हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है, ऐसे बाला साहब ठाकरे जी, उनके बेटे की सरकार है। और आप जानकर चौंक जाएंगे, जो फोटो आपको मैं स्क्रीनशॉट एक न्यूज़पेपर का दिखाने जा रहा हूं, आप चौंक जाएंगे कि बाला साहब ठाकरे जी ने ही इस सत्तार के बारे में दाऊद के संबंधों की बात कही थी। सामना का, किसी और का नहीं। सामना जो शिवसेना का मुखपत्र अर्थात उनका पेपर है, न्यूज़पेपर है, संजय राउत जिसके संपादक है, ये उसका न्यूज कटिंग है। आपके सामने 11 जून 1994 शेख सत्तारचे दाऊद गँगशी निकटचे संबंध, मतलब होता है ये जो शेख सत्तार है इसके दाऊद के गैंग से करीबी संबंध है। ये कांग्रेस ने जिसको बड़ा किया, ऐसा सिल्लोड का नगर अध्यक्ष था। नगर अध्यक्ष रहते इसको रोका नहीं गया। अब ये कांग्रेस से विधायक बन गया, अभी शिवसेना में आकर विधायक बन गया, मंत्री बन गया। इसके दाऊद गैंग के साथ संबंधों की न्यूज कटिंग सामना में है। मैं किसी दूसरे अखबार को कोट नहीं कर रहा हूं, मैं शिवसेना के मुखपत्र जहां ऊपर लिखा हुआ है संपादक बाल ठाकरे जी, वहां तो केवल बाल ठाकरे लिखा है, लेकिन हम अपने मुंह से कभी बाल ठाकरे नहीं कहते। हम तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे कहते हैं। ऐसे ठाकरे साहब के अखबार में ये न्यूज है। शेख सत्तार दाऊद गैंग का करीबी है और इसका होते हुए भी सत्तार उन्हीं के बेटे बाला साहब जी के बेटे उद्धव जी के मंत्रिमंडल में मंत्री कैसा है, बहुत बड़ा सवाल है। दोबारा अतुल जी के पास चलता। अतुल जी, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, सामना में छपने के बाद भी यह गुंडा मंत्री बन गया है? नहीं, इसके लिए शुरुआत में मैंने कहा कि जो कभी किसी बाला साहब ठाकरे जी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, उनका उस प्रकार उसके उल्टा व्यवहार उनके लड़के ने करके दिखाया। जैसा आपने कहा कि सभी शब्दों का इस्तेमाल तो यहाँ नहीं हो सकता है, लेकिन वो वीडियो भी सोशल मीडिया पे घूमता है कि हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी सोनिया गांधी जी के बारे में क्या कहते हैं। लेकिन वही सोनिया गांधी जी के सामने आज मुख्यमंत्री और उनके बेटे ये झुकने का काम कर रहे हैं। स्वतंत्र सावरकर जी की जोत उखाड़ने का काम मणिशंकर अय्यर ने किया तो उसको मुंबई में प्रवेश नहीं दिया
और उसके पुतले को चप्पल से मारने के लिए इतने 80 बरस के बाद की आयु में भी बाला साहब ठाकरे स्वयं सावरकर सदन में आए थे, लेकिन उसी कांग्रेस के साथ बैठे हैं और साथ में बैठने के बाद कांग्रेस के मुखपत्र जो है शिदोरी, उसने स्वतंत्र सावरकर जी को देशद्रोही कहा। इतने घिनौने शब्द सावरकर जी के बारे में इस्तेमाल किए हैं। हमने कहा कि वो शिदोरी के ऊपर पाबंदी डालो, केसेस डालो। उसके लिए भी राज्य के ये उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया। इस प्रकार की महाराष्ट्र में स्थिति है और इसके लिए आने वाले दिन में जन आंदोलन के माध्यम से ये सभी बातें जो है वो हम बदलने का प्रयास करेंगे और मैं बदल के रहूंगा, ये भी मैं कहना चाहूंगा। और मैं दर्शकों को बताऊं कि जिस गालीबाज मंत्री को लेकर मैं आपके सामने आज बिंदास बोल कर रहा हूं, उस गालीबाज मंत्री का यह वीडियो जो मंदिर पांडुरंग विठल भगवान के मंदिर में घुसकर जो गालियां दे रहा है, एक युवक को गालियां दे रहा है। देखिए ये वीडियो। घरामध्ये येऊन मारीन तुला, इथं समजा का तुम्ही तुझ्या बापाला तिथून काय पाठवलं, तुला तुझ्या बापाच्या घरामधून ओढून मारल त्याला, तू काय आहे? तू काय प्रमाणिकपणाने वागल झाला, काय प्रमाणिक बोलला रे तू, लागू विषय तुझ्या बापा सोडणार, तुझ्या घरामध्ये येऊन मारीन तुला, इथं समजा का तुम्ही तुझ्या बापाला तिथून काय पाठवलं, तुला तुझ्या बापाच्या घरामधून ओढून मारल त्याला, तू काय आहे? तू काय प्रमाणिकपणाने वागल झाला, काय प्रमाणिक बोलला रे तू, लागू विषय तुझ्या बापा सोडणार, तुझ्या घरामध्ये येऊन मारीन तुला, इथं समजा का तुम्ही तुझ्या बापाला तिथून काय पाठवलं, तुला तुझ्या बापाच्या घरामधून ओढून मारल त्याला, तू काय आहे? तू काय प्रमाणिकपणाने वागल झाला, काय प्रमाणिक बोलला रे तू, लागू। फिल्मों में भी आपने शायद ऐसा गालीबाज मंत्री नहीं देखा होगा। आजकल तो जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो गंदी गालियां के साथ सीरियलें आती हैं, शायद वहां पर भी आपको ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं मिलेगा जो महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में मंत्री है। और उससे भी बड़ी बात, राजनीतिक मजबूरी हो सकती है सत्ताओं की, दलों की, लेकिन ये महाराष्ट्र का नागरिक कैसे है, ये महाराष्ट्र के जनता को मैं पूछ रहा हूं कि इसका जवाब, इसका उपाय आपके पास क्यों नहीं है। हमारे साथ महेश शंकर पिल्ली जी है। मैं पहले तो मुझे बताइए महेश जी की क्या मैं आपका नाम सही तो ले रहा हूं ना महेश जी? क्या महेश जी हमारे साथ जुड़े हैं? चलिए महेश जी के साथ जब दोबारा संपर्क होगा तो मैं आपके पास, महेश जी के पास दोबारा जाऊंगा। किसानों ने मोर्चा संभाल लिया है। अब सरकार कुछ करे ना करे, सत्ता कुछ करे ना करे, पुलिस कुछ करे ना करे, लेकिन महाराष्ट्र का किसान इसका विरोध कर रहा है। देखिए। मुर्दाबाद अब्दुल सत्तार, मुर्दाबाद 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 अब्दुल सत्तार, मुर्दाबाद। नीम का पत्ता कड़वा है, अब्दुल सत्तार कड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है, अब्दुल सत्तार कड़वा है। अटक करो, अटक करो, अटक करो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद अब्दुल सत्तार, मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एक मराठा लाख मराठा, एक मराठा लाख मराठा। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। आणि मराठा आरक्षण लवकरात लवकर मिळावं अशी मागणी समस्त मराठा क्रांती मोर्चाकडून करत आहे। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। एक मराठा लाख मराठा, एक मराठा लाख मराठा। मुर्दाबाद अब्दुल सत्तार। लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी देख लेते हैं, क्या कहते हैं लोग, सुनिए। हिंदू संगठन के वो युवा है, उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे अब्दुल सत्तार के बारे में? देश का जो बड़ा पक्ष है महाराष्ट्र का, शिवसेना, उसका एक जो बड़ा नेता है अब्दुल सत्तार, उसने अभी कुछ दिनों पहले विठल रुक्मिणी मंदिर, मतलब भगवान का एक मंदिर है जिसके मतलब महाराष्ट्र के आराध्य दैवत है, उनके मंदिर में जाकर एक हिंदू भाई को गाली गलौज की, एक मारा उसको पीटा। मंदिर में जाकर अगर वो एक प्रकार का ऐसा कृत्य कर रहा है, वीडियो में हम नहीं देख सकते, हमारा खून खोलता है। वहां पे मतलब उन्होंने जैसा किया है, उनको मतलब उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के पक्ष में
उनके बड़े नेता के खिलाफ हमको ये करना पड़ रहा है, ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। लेकिन ऐसे धर्मांध, माजूर और मुजर जो नेता है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और उनको मतलब पक्ष से बेदखल किया जाए। जो अब्दुल सत्तार है, जो विट्ठल रुक्मिणी के मंदिर में जाकर एक हिंदू युवक को गाली गलौज की, तो इसके ऊपर बहुत बड़ा आवाज उठने चाहिए और अब्दुल सत्तार को गिरफ्तार किया जाए। हिंदू भूषण श्याम महाराज जी, बाला साहब ठाकरे जी ने जिनको हिंदू भूषण नाम दिया था, हमारे साथ जुड़े हैं। श्याम महाराज जी की प्रतिक्रिया हम तक आई है, उसको सुनते हैं। कि जो महाराष्ट्र का गालीबाज मंत्री है अब्दुल सत्तार, ये पहला मामला नहीं है। ये बहुत ऐसे वीडियो बहुत है इसके, मैंने सुना है। और भगवान पांडुरंग के मंदिर में जाकर पहले भी इसने किसानों को गाली दी है और अभी भी ये जो वीडियो चल रहा है, एक मंत्री होकर, जिम्मेदार मंत्री होकर ऐसी गाली दे रहा है, तो ये बहुत केवल निंदा करने के से पर्याप्त नहीं होगा। ये तो उसी भाषा में इसको गालीबाज मंत्री को गाली से ही जवाब देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और उस जो किसान है, उस किसान को ये बोल रहा है कि तेरे घर में आकर मैं मारूंगा। मैं अब्दुल सत्तार को मैं बोलना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि वहां आकर, तेरे गांव में आकर भी हम तुझे ललकार सकते हैं। तो ये कानून की धज्जियां उड़ाते हैं ये लोग। तो इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसको सजा होनी चाहिए, ये गिरफ्तार होना चाहिए। जब तक इस पर कार्रवाई नहीं होती है, सजा नहीं होती, गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और हम वहां पर जाकर, संभाजीनगर जिले में जाकर, इसके गांव में जाकर आंदोलन करेंगे और इसकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे। आप सभी लोगों को मैं आह्वान करना चाहता हूं। महेश शंकर पिल्ले जी हमारे साथ जुड़े हैं। महेश जी, क्या कहेंगे आप? आपकी कार्यक्रम में ये पहली प्रतिक्रिया है आपकी, क्या है पहली प्रतिक्रिया? महेश जी, चलिए, शायद महेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। मैं अरुण महाराज जी के पास चलता हूं। महाराज जी, अब मैं बंगाल के मुद्दे की तरफ जाने वाला हूं। मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं, मतलब आपसे मैं वचन चाहता हूं महाराष्ट्र के तमाम हरिभक्त परायण वारकरियों के तरफ से कि इसका अंजाम आप क्या करेंगे, कहां तक इस मुद्दे को पहुंचाएंगे? डिस्कनेक्ट कर दिए, बोले तुमने जमना नहीं, बोले तुम्हारे को नहीं बोला, बोले पीछे से बोलो। चलिए, शायद तकनीकी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से हमारे साथ जुड़े हैं। सिल्लोड एक मराठवाड़ा का वो क्षेत्र है जहां पर पीछे नेटवर्क की शायद समस्या, हमारे साथ नहीं जुड़े। मैं मुद्दे में आगे बढ़ता हूं। हमारे पास अब बंगाल का मुद्दा है। बंगाल में बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो रहा है और बंगाल में विरोधियों पर पुलिस ही बम फेंकने के वीडियो आ रहे हैं। ऐसे में हमको लोकतंत्र की ही नहीं बल्कि लोक जनता की रक्षा के लिए भी आवाज उठाने की आवश्यकता पड़ी। देखिए बंगाल का पूरा ये सुलगना क्या है और बांग्लादेश कैसे बंगाल बन रहा है, देखिए। हत्या, हिंसा, लूट और दंगा फसाद, जी हाँ, ये वो शब्द हैं जो पश्चिम बंगाल की सड़कों पर आए दिन देखने को मिल रहे हैं। मोहतरमा ममता के राज में किस दिन किस बीजेपी कार्यकर्ता के घर में मातम पसर जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वैसे तो अब तक पश्चिम बंगाल में कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो चुकी हैं, लेकिन पिछले रविवार को जिस बीजेपी पार्षद की हत्या हुई उसने बीजेपी के सब्र का बांध तोड़ दिया, जिसके बाद बीजेपी ने बंगाल में ममता राज के खिलाफ हल्ला बोल दिया। देखिए, ये ममता जी का तानाशाहीपूर्ण रवैया है। हम प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। इन्होंने इस आंदोलन को हिंसा में परिवर्तित करने की कोशिश की। पुलिस के साथ गुंडों ने हम पे पथराव किया, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ लाठीचार्ज किया, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया और कुल मिलाकर एक शांतिपूर्ण जुलूस को हिंसात्मक जुलूस में बदलने की कोशिश। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ
हालिया हिंसा और बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी ने गुरुवार को बुलाए गए नाबाना चलो आंदोलन को लेकर कोलकाता और हावड़ा के साथ साथ राज्य के विभिन्न हिस्सों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो उनके ऊपर दीदी के सिपाहियों ने लाठी डंडों की बरसात कर दी। जिसमें 50 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां पर कुछ की हालत नाजुक है, जिनको इस वक्त आईसीयू में भर्ती कराया गया है। मेरे से दुर्भाग्य की बात है कि मल्लिक फाटक के आगे ही पुलिस द्वारा आंसू गैस, बम, ईंटा, पत्थर सब चलाना चालू कर दिए। हमारे कम से कम 50 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। बंगाल में ममता दीदी के राज में क्या हो रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही हावड़ा के रामेश्वर माल्यवन लेन की ये तस्वीरें काफी है ये बताने को कि आखिर ममता राज में बंगाल में किस कदर हिंदू परेशान हैं और बीजेपी नेता भी परेशान हैं। जहां आप साफ देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लोग अपने घरों की छतों से इस तस्वीर को देखकर दहशत में हैं। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में ममता की पुलिस कम, टीएमसी कार्यकर्ता ज्यादा नजर आ रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर बंगाल की सूरत कब बदलेगी, कब टीएमसी के ये गुंडे यहाँ की शांति भंग करने से बाज आएंगे। मेरे से पुलिस। आपको मैं कुछ वीडियो दिखाता हूं, उन वीडियो को देखकर आप सोचेंगे कि क्या ये तालिबान वगैरह का वीडियो है। खुद पुलिस ही कैसे बॉम्ब फेंक रही है, देखिए। देख रहे हैं कितने बड़े पैमाने पर लोग सड़क पर उतरे हुए हैं और लोग क्या कह रहे हैं। बहुत बम फेंक। इस वक्त आपको नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन थोड़ी देर में हम प्रयास करते हैं उसको दोबारा दिखाने की कि स्वयं पुलिस ही छत से कैसे बॉम्ब फेंक रही है। देखिए ये बॉम्ब गिरने वाला वीडियो है, लेकिन पीछे की दिशा में है। आपको थोड़ी देर में वो वीडियो भी मैं दिखाता हूं। हमारे साथ भाजपा के सांसद अर्जुन सिंह जी जुड़े हुए हैं। अर्जुन जी, बंगाल में भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ बदला लेने का, ममता बानो का जो ये पूरा खेल चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे अर्जुन जी? अर्जुन जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तब तक वीडियो देखिए। शायद अर्जुन जी हमारे साथ अभी जुड़े नहीं है। ये वीडियो देखिए। बंगाल में पानी ही नहीं, लोगों के ऊपर पेट्रोल, केरोसिन और बॉम्ब तक वहां की
पुलिस फिकवाने के आरोप लग रहे हैं। कितनी खतरनाक स्थिति है। आप सोचिए कि किसी राज्य की पुलिस ही अगर गुंडागर्दी पर उतर आए तो आखिर आप उस पुलिस को क्या कहेंगे। अरे वहाँ बहुत बम फेंक ये मैं भेज अरे वहाँ बहुत बम फेंक अरे वहाँ बहुत बम फेंक अरे वहाँ बहुत बम फेंक अर्जुन सिंह जी जुड़े हैं, सांसद है। अर्जुन जी, जिस प्रकार का अत्याचार राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर और अपना लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए सड़क पर उतरे लोगों पर हो रहा है, इतना तो अंग्रेज के जमाने में भी नहीं हुआ था। अर्जुन जी, ये अंग्रेज भी फेल हैं ममता बनर्जी के शासन में, और वामपंथी भी फेल हो चुके हैं। हाँ। अंग्रेजों और वामपंथियों को मिलाकर जो अत्याचार का सीमा होगा, वो ममता बनर्जी वो सीमा पार कर चुकी हैं। हाँ। आज बंगाल में स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म चल रहा है। यहाँ पुलिस वाले और गुंडे एक साथ मिलकर साधारण निरीह लोगों पर हमला करते हैं, उनके घर जला दिए जाते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है, विधायक की हत्या होती है, उसको लोगों को हैंग कर दिया जाता है, गोलियां चलती हैं आए दिन थाने के सामने। अभी 4 दिन पहले मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को पुलिस के सामने घेर कर मार दिया गया, और पुलिस उसको लीपापोती करने में लगी हुई है। टीएमसी के नेताओं का नाम उसमें आ रहा है, लेकिन पुलिस एकदम ममता बनर्जी के इशारे पर बंगाल के अंदर साधारण लोग आज सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, दलित सुरक्षित नहीं है, कोई भी लोग यहाँ सुरक्षित नहीं है, और ममता बनर्जी एकदम गुंडों की तरह शासन चला रही है। आप माननीय सांसद है, आप ही अगर हताश होंगे तो फिर जनता के पास हौसले के लिए क्या होगा? देखिए, मैं हताश नहीं हूँ। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता से लेकर सांसद तक रास्ते में उतरकर इस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा थाने में कल हमारे युवा मोर्चा के सभापति ऑल इंडिया के साथ कैसा अभद्र व्यवहार किया गया, पुरुलिया के सांसद के साथ व्यवहार किया गया, हमारे कूच बिहार के सांसद के साथ पुलिस ने व्यवहार किया। यहाँ मुख्य मुद्दा हो गया है, पुलिस पूरा टेरराइज कर रही है, लोगों पर गोलियां बरसा रही है, मार रही है, और गुंडों को साथ लेकर बमबाजी कर रही है। और हमारे कार्यकर्ता हताश रहते तो नवान्नों से ममता बनर्जी को भागना नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूं, लेकिन आज बंगाल की और देश की जनता देख रही है, एक सांसद के रूप में, एक नेता के रूप में और एक लड़ने वाले सांसद के रूप में हम आपसे क्या वचन पाएंगे कि जिससे बंगाल दोबारा शांत हो, इनकी गुंडागिर्दी बंद हो? देखिए, बंगाल को ममता बनर्जी दूसरा बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाना चाहती हैं, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि हम लोग का भले ही रक्त बह जाए, हमारी हत्या भले भी हो जाए, लेकिन बंगाल से 2021 में ये पाकिस्तानी शासन, इस बांग्लादेश के जो टेररिस्टों का शासन है पश्चिम बंगाल में, जो ममता बनर्जी हिंदुओं पर जिस तरह से जुल्म और अत्याचार कर रही है, वो अत्याचार का खात्मा निश्चित है। धन्यवाद अर्जुन जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी बात कही। मित्रों, बंगाल में जिस प्रकार की स्थिति है, इसको राजनीतिक व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। बंगाल बांग्लादेश से भी खराब हालत में, शायद तो अब लग रहा है कि बांग्लादेश तो फिर भी थोड़ा बहुत सुधर रहा है, बदल रहा है, लेकिन ममता बनर्जी ने तय किया है कि किसी भी कीमत पर सुधरना नहीं है, कोई बदलाव नहीं करना है, और इसलिए ममता बनर्जी के राज में आवाज उठाने वाले राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जानी दुश्मनी से भी बड़ी सजा देने के तमाम प्रकरण सामने आए। भाजपा जब केंद्र में सत्ता में आई तो 2019 में
बीजेपी के दूसरे कार्यकाल का शपथ विधि लेने के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में जा रहे थे तो 100 से ज्यादा उन परिवारों को बुलाया गया था जिनके सदस्यों को तृणमूल कांग्रेस के सत्ता और गुंडों ने मिलकर मार दिया था। इतना बड़ा बलिदान एक राज्य में सत्ता परिवर्तन के लिए चाहिए। क्या यह संख्या 1000 में जाएगी? क्योंकि अभी तो चुनाव 2 साल दूर हैं। अभी तक ही आंकड़ा अगर 100 कभी का पार कर चुका है तो सोचिए कि चुनाव होते होते क्या होगा और क्या स्थिति आएगी। अब ये वीडियो देखिए, ऊपर पुलिस वाला देखिए खाकी वर्दी में, आवाज के साथ दिखाइए। पुलिस वाला बॉम्ब फेंक रहा है, देखिए इसको फुल स्क्रीन करिए। आप देख सकते हैं पुलिस सफेद कपड़े वाले के बगल में पुलिस वाला है, देखिए ये बम फूट रहा है, देखिए ये पुलिस बम के गोले छोड़ते हुए, जैसा कि आप देख सकते हैं पुलिस वहां कैमरे भी है लेकिन वो शूट नहीं कर रहे। देखिए ये पुलिस बम के गोले छोड़ते हुए, जैसा कि आप देख सकते हैं पुलिस तो मित्रों, आज हमने आपके सामने बंगाल महाराष्ट्र का यह हाल दिखाया। मैं थोड़ा आपको आज ये भी बता दूं कि जिस सेट पर मैं खड़ा हूं, सुदर्शन ने आपके लिए ये नया सेट लाया है जिस पर अब हम आपको बड़े वीडियो वॉल के द्वारा 9 विशेष प्रकार की बनी हुई टीवी के साथ बनी इस वॉल के द्वारा हम आपको अब प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। यहां से हम आपको तमाम वीडियो दिखा पाएंगे। उसके साथ साथ हमारे पास इस तरफ भी ये टीवी है जिस पर हम आपको अलग से प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। इस पर भी हम आपको अलग अलग प्रकार के जो ग्राफ्स है वो दिखा पाएंगे। कई प्रकार के न्यूज सेट पर भी इसका उपयोग हो पाएगा और साथ साथ में दूसरी तरफ भी मैं आपको इस सेट का हिस्सा दिखाना चाहूंगा क्योंकि अब तो रोज इस पर कई कार्यक्रम होने हैं। ये रहेगा जहां पर एक एंकर न्यूज पढ़ने के लिए इसका उपयोग करेगा। सामान्यतः इस प्रकार से इसका उपयोग होगा। तो बहुत बड़ा इस पूरे स्टूडियो में चलने के लिए इतनी बड़े साइज पर आपके सामने हम केवल इसलिए आए हैं क्योंकि बड़ा हौसला, बड़ा आवाज, बड़ी हिम्मत के साथ साथ बड़े स्टूडियो की भी आवश्यकता थी। तो इसलिए आज ये स्टूडियो हम राष्ट्र को समर्पित करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली।